Hello everyone, welcome to CamRankers. First of all, thank you very much for 1000 subscribers. जैसा कि हमने बोला था कि हम टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं वो हम साथ में देखेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री देखिए होता क्या है, ये डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे जो भी फिनोमेना होते हैं उसकी स्टडी हम करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जैसे आपका एडजॉर्प्शन, कोलाइड्स, इमल्सन्स एंड जेल्स। एडजॉर्प्शन अभी हम देखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, अगर रिटन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं डिफाइन एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है? फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। किसी भी सॉलिड या लिक्विड्स की सरफेस पे उस जो पार्टिकल्स, जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, उनको जो अट्रैक्ट करने का जो फिनोमेना होता है वो होता है आपका एडजॉर्प्शन। जनरली आप कोई भी सॉलिड की सरफेस देखेंगे, उस पे डस्ट पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं, मतलब गैसियस पार्टिकल्स आके वहां पे सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, तो वो सारे एडजॉर्प्शन के फिनोमेना है। ठीक है, एडजॉर्प्शन में आपको दो टर्म देखने हैं, एक है आपका एडजॉर्बेंट एंड एक है एडजॉर्बेट। आप ये देखिए, मान लीजिए कोई भी सॉलिड सरफेस है, हमने ये सॉलिड सरफेस मान लिया, इस पे ये आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे, ये आपके गैसियस पार्टिकल्स हैं। तो ये जो आपका सॉलिड सरफेस है, इस पे आके पार्टिकल्स बैठ रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स के लिए एज ए होस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एब्जॉर्बेंट। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है वो है आपके एडजॉर्बेट। तो द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर, वो सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है वो है आपके एडजॉर्बेंट। और ये जो पार्टिकल्स, द सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब, मतलब वो सब्सटेंस जो एडजॉर्ब का फिनोमेना दिखा रहे हैं वो है आपके एडजॉर्बेट। ठीक है, देखिए हमने सरफेस केमिस्ट्री देखी, उसमें एडजॉर्प्शन हमने स्टार्ट कर दिया, उसमें दो टर्म देख लिए, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हमें एडजॉर्प्शन क्यों पढ़ना पड़ रहा है या फिर हम किस तरीके से अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करते हैं। जैसे आप ये देखिए, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल। आप एक काम कीजिए, कोई भी वुड चारकोल, जैसे जनरली हम कोयला कहते हैं, उसको क्रश कर लीजिए और उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। अब उस फाइन पाउडर को आप एक कंटेनर में रखिए, किसी क्लोज कंटेनर में। अब इसमें आप कुछ गैसेस को फिल कीजिए, तो आप ये देखेंगे कि जो गैसेस हैं उनका कुछ प्रेशर होगा, बट जब आप उसे कंटेनर में इन चारकोल के पाउडर के साथ रखेंगे तो गैसेस का जो प्रेशर है वो डाउन हो गया। क्यों? कंटेनर से गैस कहाँ गई? प्रेशर गिरने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गैस में कमी आई है। कहाँ गई वो गैस है? ये जो आपने पाउडर लिया था ना चारकोल का, इसके सरफेस पे वो जो गैसेस थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए हैं। ये आपको बताता है कि किस तरीके से एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होता है। इफ द गैस लाइक O2, S2, CO, Cl2, ammonia, SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, right? It is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases. जैसा कि हमने आपको बताया, क्यों? Because of adsorption on the surface of charcoal. ओके, अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से एडजॉर्प्शन होता है, और होता है ये आप कैसे देख सकते हैं बाय दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखते हैं। जब भी हमारे जो माइनर्स होते हैं वो माइंस में जाते हैं, चाहे वो डायमंड माइन हो या कोल माइन हो, मतलब कुछ भी, कोल माइन ही होगी ऑब्वियस जिसमें डायमंड मिलता है। तो जो कोल माइंस में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक गैसेस होती हैं अंदर, मीथेन गैस वगैरह, जो अगर वो इनहेल करेंगे तो उनकी डेथ भी हो सकती है, बहुत सारे उनको लंग्स प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उनको मास्क दिया जाता है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे। ये जो मास्क है जो वो लगा के जाते हैं माइंस में अंदर, इसमें क्या करते हैं, चारकोल और कुछ और एडजॉर्बेंट सब्सटेंस, एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट्स, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस जिन पे टेंडेंसी है उन टॉक्सिक गैसेस को एब्जॉर्ब करने की,
उनसे एक मास्क तैयार किया जाता है, जिससे जब ये लोग माइंस में जाएं तो जो भी टॉक्सिक गैसें हैं वो उस मास्क के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएं और एब्जॉर्ब ना हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब, वो हम अभी आगे देखेंगे। एब्जॉर्ब हो जाए मतलब वो केवल सरफेस पे ही रहे, और जिसकी वजह से उनके पास जो नॉर्मल गैसेस हैं जिनसे वो उसको इनहेल कर पाए, बट टॉक्सिक गैसें उस पे एब्जॉर्ब हो जाएं। इस टाइप से कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके मास्क को बनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आपके एब्जॉर्प्शन के फिनोमेना को क्लियर कर देगा। जैसे आप मान लीजिए एक ऑर्गेनिक डाई है मिथाइलिन ब्लू, ये उसका सोल्यूशन आपने बना लिया। अब इस सोल्यूशन में अगर आप उस चारकोल का पाउडर डाल देंगे, चारकोल से मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे कोयला है उसको क्रश कर लो, वो आपका चारकोल बन गया, या फिर जो कोकोनट सॉल उसको सेल को आप बर्न करके जो कार्बन जनरेट हो जाता है उसका पाउडर बना लो। तो उस चारकोल को जब आप इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये कलरलेस हो गया। कैसे? क्योंकि ये जो डाई थी, इसमें जो डाई के पार्टिकल्स थे वो उस चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए। अब जो कलर रिप्रेजेंट कर रहा था, जो डाई जिसके पार्टिकल्स की वजह से कलर दिख रहा था, वो तो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गए, मतलब अब कैसा हो गया ये? कलरलेस। ठीक है, एक और एप्लीकेशन देखते हैं आपका एब्जॉर्प्शन का। देखिए ये जो मैंने आपको फिनोमेना बताया, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो गंदा है और आपको उसे क्लीन करना है, तो आप उसमें एक्टिवेटेड चारकोल डाल दीजिए या कोई भी एब्जॉर्बेंट डाल दीजिए। एब्जॉर्बेंट मतलब जो इनको एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी सरफेस पे ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ जगह वाटर को प्यूरिफाई भी करते हैं, कि कुछ ऐसा मटेरियल तैयार करते हैं जिसमें एब्जॉर्बेंट लगाते हैं और वाटर को उससे पास कराते हैं, जिससे कि जो भी इम्प्योरिटीज है वाटर में वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और प्योर वाटर आपको मिल जाता है। तो इस वजह से आपका जो सरफेस केमिस्ट्री का ये जो फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन, ये बहुत ही हेल्पफुल है। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। देखिए शुगर जो हम लोग लेते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि जितनी साफ शुगर है हमें उतनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे होती है उसकी प्यूरिफिकेशन, कैसे होती है? शुगर का सोल्यूशन बना दिया जाता है, क्योंकि अभी तक हम आपसे जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे एब्जॉर्बेंट, सॉलिड एब्जॉर्बेंट। जैसे हमने आपसे बोला चारकोल का पाउडर, वो क्या था आपका? सॉलिड एब्जॉर्बेंट था, क्योंकि आपने सॉलिड मटेरियल को क्रश करके पाउडर फॉर्म बनाया। देखिए पाउडर फॉर्म बनाने का भी एक रीजन है, पाउडर फॉर्म होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और अभी मैं आगे मैकेनिज्म बताऊंगी आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या फायदा होता है। ठीक है, देखिए शुगर का आप सोल्यूशन बनाते हैं और शुगर के सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें एनिमल चारकोल डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उस सोल्यूशन में वो चारकोल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है, जिससे फिर बाद में क्रिस्टलाइन शुगर बना दी जाती है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बोल दो या फिर मतलब डेली लाइफ में भी, तो इससे काफी एप्लीकेशंस रहते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, अब मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन भी आ रखा है आपका। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये दो टर्म हैं जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंशिएट है, यहाँ बी है और यहाँ पे डी है, बट इनकी मीनिंग बहुत डिफरेंट है। देखिए किसी भी सरफेस के ऊपर कोई केबल आए तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर उसके इनसाइड चला जाए तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी वाटर प्रूफ चीज है, तो जो वाटर पार्टिकल्स आए वो उसकी सरफेस पे ही हैं अभी, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब है, और यही अगर वो वाटर प्रूफ नहीं है तो वो क्या करेगा? वाटर पार्टिकल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर पुल कर लेगा, मतलब वो चीज गीली हो जाएगी, तो वो एब्जॉर्ब हो गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट? तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है? सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, केवल सरफेस पे ही है। बट दूसरे केस में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, मतलब वो सॉलिड के अंदर चला गया है। कोई भी सॉलिड आपके पास है, अगर उसके केवल सरफेस पे ही रहता है, आपका जो एब्जॉर्बेट है वो केवल सरफेस पे ही रहता है, देन एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर वो सरफेस के अंदर बल्क में भी चला जाता है, अंदर मटेरियल में भी चला जाता है, देन एब्जॉर्प्शन, राइट? एब्जॉर्प्शन क्या है? डोंट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस ऑफ द बल्क। वही मैंने बोला कि ये पेनिट्रेट नहीं होता, मतलब इनसाइड नहीं जाता है, बट ये
चला जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एप्लीकेबल है, उसका यूज किया जाता है, इसलिए देखते हैं। अगर आपको व्हेन सिलिका जेल इज प्लेस्ड इन द एनवायरनमेंट ऑफ वाटर इट एब्सॉर्ब वाटर, अगर आप सिलिका जेल को रखते हैं किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे वाटर है, हम ये कह लेते हैं कि कोई ऐसा प्लेस है जहां बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी इन द सेंस कि वाटर पार्टिकल्स है बट आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपको ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिलिका जेल अगर वहां पे है तो वो उसके अपने सरफेस पे उन वाटर पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करेगा, एडजॉर्ब करेगा। लेकिन यही अगर आप एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस क्यों बोला, क्योंकि अभी इसमें वाटर पार्टिकल्स नहीं है, इसको डिहाइड्रेट एकदम से बिल्कुल एनहाइड्रस बनाया गया है। तो अगर ये आप लेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब कर लेगा। व्हेन कैल्शियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द एनवायरनमेंट ऑफ वाटर इट एब्सॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, मतलब ये गीला हो जाएगा। वही दूसरी साइड आपका सिलिका जेल जो है वो उसके सरफेस पे ही रहेगा। देखिए इसका यूज कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन देखिए, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। Silica and aluminum gels are placed as a absorbent for removing moisture and controlling humidity। ये जो आपके जो बहुत सारे डिवाइस आते हैं जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, उन टेक्नोलॉजी में इन सब एब्जॉर्बेंट का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो मॉइस्चर अवेलेबल है जो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, अभी तक हमने जो भी टॉपिक देखे उनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन एंड व्हाट इज एब्जॉर्बेंट, व्हाट इज एब्जॉर्बेट, डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। बट अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं ना, इससे कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्बेंट, राइट। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो एब्जॉर्बेंट है इसके अंदर इनसाइड द बल्क, राइट, मतलब कोई भी आपका एब्जॉर्बेंट है उसके अंदर इनसाइड द बल्क फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन अ पार्टिकल म्यूचुअली बैलेंस्ड, मतलब मान लीजिए ये आपका बल्क है, मतलब ये आपका बल्क है, इसमें पार्टिकल्स हैं, देखिए सॉलिड में भी तो पार्टिकल्स होते हैं, बट यही है कि वो इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि उनमें मूवमेंट नहीं होता, जस्ट वाइब्रेशन होता है, उनसे हमें अभी मतलब नहीं है, इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि वो एज ए सॉलिड रहता है, ठीक है। तो इसमें अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, ये अपने जो ऑल डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है उनसे बैलेंस रहता है, तो ये इतना पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, देखिए इनमें आपका जो ये वाला जो डायरेक्शन है यहां से फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब इसमें अनबैलेंस्ड रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सरफेस पे अनबैलेंस्ड रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो जब भी कोई भी गैसेस पार्टिकल, कोई भी एब्जॉर्बेट जब इसके सरफेस पे आता है तो ये जो रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये उसको अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करा लेते हैं, राइट। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है, इसको देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अभी तक की जो थ्योरी देखी, कुछ इसमें ऐसे पॉइंट भी हैं जो जस्ट मैं भी आगे डिस्कस करने वाली हूं, लेकिन अपना जो पॉइंट है ना वो इसमें आ जाएगा। देखते हैं, पहला कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेगेटिव, दिस इज राइट, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। एनर्जी अपीयर्स एज हीट, दिस इज ऑल्सो राइट। थर्ड, on adsorption the residual forces on the surface are increased। देखिए ये पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे रखा जिससे आपको रेजिडुअल फोर्स क्यों मैं बताई, क्यों मैंने बताया वो आपको पता चल जाए कि एडजॉर्प्शन के टाइम पे रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड, दिस इज रॉन्ग। देखिए ये आपका जो बल्क है, मान लीजिए हम केवल सरफेस देख रहे हैं, सरफेस पे जो ये फोर्सेस हैं रेजिडुअल फोर्सेस, जब उनसे जो पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्बेट जब इससे जाके एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो देखिए एक बाइंडिंग साइड, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं,
ठीक है, जहां पे आके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, बट जहां पे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो रहे हैं मतलब एडजॉर्प्शन का फिनोमेना दिखा रहे हैं। अब जब वो पोस्ट ऑक्यूपाई हो जाएंगे सारे, तो फिर फर्दर एडजॉर्प्शन कैसे होगा? तो आपका जो ये रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये डिक्रीज हो रहे हैं। एडजॉर्प्शन के बाद आपके रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होंगे, ना कि इंक्रीज होंगे। वो बोल रहे हैं कि ऑन एडजॉर्प्शन द रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस आर इंक्रीज्ड। नो, डिक्रीज होते चले जाते हैं, इंक्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे जो भी रेजिडुअल फोर्सेस हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके वो सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल्स। अब वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे वो फोर्सेस कम होते चले जाएंगे एडजॉर्प्शन का फिनोमेना डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, आई थिंक जी का क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम दो कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताए, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, उनको भी हम इसमें देखते हैं क्योंकि उस पर बहुत क्वेश्चन बनता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है, डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस, जो मैंने अभी आपको बताया। जब ये रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। देखिए, कोई भी सरफेस है उस पे रेजिडुअल फोर्सेस है, एब्जॉर्बेट आ रहा है, एडजॉर्प्शन दिखा रहा है, रेजिडुअल फोर्सेस गिरते चले जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, मतलब सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होती चली जा रही है, राइट। तो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब जब सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो किस तरीके से डिक्रीज हो रही है, देखो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये तो सबको पता है। तो जब हमारी सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वो कहां जा रही होगी, ऐसा तो नहीं है गायब हो जा रही होगी, वो हीट की फॉर्म में अपीयर हो रही है। ठीक है, हीट की फॉर्म में अपीयर होके वो निकल जा रही है। तो जब आपका एनर्जी रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो निगेटिव होती है। तो वही देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पहला सेंटेंस ये बोला था इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज नेगेटिव। मैंने आपसे बोला था दिस इज करेक्ट, और मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, यस दिस इज करेक्ट। क्योंकि जब एडजॉर्प्शन हो रहा है सरफेस पे रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब डेल्टा एच इज निगेटिव, राइट। ओके, नाउ व्हेन गैस इज एब्जॉर्ब्ड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स रेस्ट्रिक्टेड, राइट। देखो, कोई भी गैसेस पार्टिकल है, जब तक वो मूवमेंट कर रहे हैं तब तक उनकी इंट्रोपी इंक्रीज हो रखी है। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस। कोई भी चीज जितना ज्यादा रैंडमनेस दिखाएगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है। हम इसको समझ लेते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से। अगर आप सॉलिड हम देखते हैं, जैसे कि आप कुछ भी ले लो, आप ये पेन ले लो, ये सॉलिड है, ठीक है। आप पानी ले लो और आप गैस, तो कुछ भी ले सकते हैं, गैस में आप रूम में अगरबत्ती जल रही है ऐसा इमेजिन कर लो। तो आप इन तीनों में बताइए एंट्रोपी किस में ज्यादा है। इसके पार्टिकल्स मूव करते हुए आपको दिख रहे हैं, नहीं, तो सबसे कम एंट्रोपी इसमें है। फिर वाटर के ऐसा नहीं है कि एक मतलब किसी कंटेनर में रखा है तो वाटर अपने आप निकल जाएगा, बट अगर आप उसे सेक करेंगे तो वो मूव करेंगे। बट गैस, आप कहीं पे भी अगरबत्ती जलाएंगे ना और उसका स्मेल बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। तो जब भी एडजॉर्प्शन हो रहा है, कोई भी गैस है, अगर उसका एडजॉर्प्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि उसका जो मूवमेंट है वो अब डिक्रीज हो रहा है। कोई भी चीज, मानो डस्ट पार्टिकल है, अगर सराउंडिंग में थे तो खूब मूवमेंट कर रहे थे, एंट्रोपी हाई थी, बट जब वो सरफेस पे आके सेटल डाउन हो गए तो क्या हुआ, उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, तो आपका डेल्टा एस निगेटिव। तो 2 पॉइंट आपने यहां देखे, डेल्टा एच निगेटिव होगा एंड डेल्टा एस भी निगेटिव होगा। और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं सबसे पहले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन? डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव। रॉन्ग। मैंने अभी आपको डेल्टा जी नहीं बताया है, मैंने अभी आपको गिब्स फ्री एनर्जी नहीं बताई है। मैंने आपको 2 टर्म बताई हैं कि डेल्टा एस विल बी नेगेटिव
एंड डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हैं कि ये 2 पॉइंट नेगेटिव हैं। अब हम बात करते हैं डेल्टा जी की। क्वेश्चन पहले इसलिए बताया जिससे आपको पता चल जाए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे जब हमें लगता है ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है या इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ द एडजॉर्प्शन मैंने बताया एक्सोथर्मिक मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, पहला पॉइंट डन। अब एंट्रोपी ऑफ द एडजॉर्प्शन, गैस एब्जॉर्ब, रैंडमनेस डिक्रीज, तो डेल्टा एस भी नेगेटिव, डन। अब गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। डेल्टा जी नेगेटिव होता है, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, तभी प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। और हम इसको आगे भी अभी आपको बता देंगे। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां से भी आप देख लेंगे कि आपका जो टारगेट है वो डेल्टा जी को नेगेटिव करने का है। तो इसमें क्या है आपका आंसर? आंसर डी है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस ऑल आर नेगेटिव, राइट। ओके, तो अब देखते हैं इसमें डेल्टा जी। मैंने आपको बताया डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। तो देखिए, डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है इन द केस ऑफ एड्जॉर्प्शन, राइट। डेल्टा एस आपका नेगेटिव होता है इन द केस ऑफ एड्जॉर्प्शन, राइट। तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये कैसी हो गई आपकी? पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये पूरी पॉजिटिव हो गई। और ये आपका नेगेटिव है, और आपका डेल्टा जी को आपको कैसा करना है? नेगेटिव। तो इसकी वजह से आपको टेम्परेचर को डाउन रखना पड़ेगा। टेम्परेचर को डाउन रखने का क्या फायदा होगा? देखिए, आप यहां देखिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये नेगेटिव है और ये आपका ओवरऑल हो गया पॉजिटिव। तो अगर आप टी को डाउन रखेंगे, आप टेम्परेचर को डाउन रखेंगे, तो क्या होगा? ये जो टर्म है, पॉजिटिव वाला जो टर्म है आपका, वो छोटा रहेगा इन विथ कंपैरिजन ऑफ दिस डेल्टा एच। जब ये टर्म छोटा रहेगा तो आप मतलब बड़ी माइनस की वैल्यू में से छोटी पॉजिटिव की वैल्यू को घटाएंगे तो आपके पास ओवरऑल नेगेटिव आएगा, जो डेल्टा जी आपको नेगेटिव चाहिए। तो एक कंक्लूजन क्या निकला कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है उसमें आपको टेम्परेचर डाउन रखना है, मतलब ये लो टेम्परेचर पे काम करेगा। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स से बता दिया, बट ये लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि एक किसी भी बर्तन में आपने पानी रखा है गैस पे, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब आप गैस बर्नर ऑन कर रखा है आपने, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो पार्टिकल्स धीमे धीमे करके मूवमेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और एक टाइम के बाद पानी बॉइल करना शुरू कर देता है। फिर भी आप नहीं मानते, वो अपने बीपी को क्रॉस कर देता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर देता है, और इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है कि वेपर बन जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी का बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है। मूवमेंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना है, जो उनको सेटल डाउन, सरफेस पे सेटल डाउन करने का जो फिनोमेना है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप चाहे थर्मोडायनेमिक्स से समझ लें, चाहे कंसेप्ट से समझ लें, कंक्लूजन यही है कि टेम्परेचर डाउन होना चाहिए फॉर एड्जॉर्प्शन। क्वेश्चन देखते हैं, Which is not correct regarding the adsorption of a gas on the surface of solid? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है in the case of adsorption on the surface of a solid? पहला है on increasing temperature adsorption increasing, क्या ये सही है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, दिस इज रॉन्ग। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। सेकंड, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज इन नेगेटिव, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव। थर्ड है, एब्जॉर्प्शन इज मोर फॉर सम स्पेसिफिक सब्सटेंस, दिस इज राइट, दिस इज राइट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। देखिए, बहुत सी गैसेस ऐसी हैं जिनको आप इजीली लिक्विडिफाई कर लेंगे, उन गैसेस का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। अभी आगे जब हम कराएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अमोनिया जो है वो ज्यादा एड्जॉर्ब क्यों होती है कंपैरिजन टू N2, मतलब बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें आगे हम और भी क्वेश्चंस
करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम अभी जो प्रोसेस आपसे बात कर रहे हैं, जो अपने आप एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये वीक एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये हो तो रहा है लेकिन अगर आपने कोई भी फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये रिवर्स हो जाता है, मतलब डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना रिवर्स हो जाता है। तो ये जो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, बट केमिकल नहीं होता। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं और बॉन्ड अपने आप नहीं टूटते जब तक उनको कोई फर्दर फोर्स ना दिया जाए। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, तो ये आपका रिवर्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट, Which one is the following characteristic is not correct for physical absorption? इनमें से कौन सा characteristic सही नहीं है for physical absorption? The absorption increases with the increase in temperature. This is wrong. मैंने अभी आपको बताया. Absorption is spontaneous. Yes, delta G is negative. That is absorption is spontaneous. Spontaneous होने की कंडीशन ही ये होती है कि delta G should be negative. Right? Both enthalpy and entropy are negative. This is correct. Adsorption on solids is reversible. Yes. देखिए दोनों क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट सेम थे, फिर भी मैंने क्यों लिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जस्ट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन नया बन जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जिससे आप क्वेश्चन कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिस पे बहुत क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही क्वेश्चन बने हैं। आई थिंक आप उसमें कुछ 7 to 8 पॉइंट्स देखेंगे, उनकी इंथैल्पी और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, और हर एक पॉइंट पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जी का एग्जाम हो, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर बहुत ही मल्टीपल क्वेश्चंस भी हम साथ साथ देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you enjoyed this session. Thank you very much. Thank you.